स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर खोटार में। और आज हम कक्षा 12 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 33 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 33 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यानी कक्षा 12 में 10 नंबर में आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछेगा। 5 नंबर गद से होंगे एंड 5 नंबर पद से। तो मैंने यहाँ पर गद और पद दोनों से संबंधित 33 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को नियुक्त किया है। उन प्रश्नों के बारे में अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 आता है कि रसखान किस काव्यधारा के कवि थे। रसखान किस काव्यधारा के कवि थे। तो रसखान जी किस काव्यधारा के कवि थे? प्रेमशयी काव्यधारा के कवि थे, या फिर निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, सगुण काव्यधारा के कवि थे, या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे? तो रसखान जो जी थे वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति किया करते थे, इसलिए ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है कितनी? 9, 15, 17 या फिर 12? तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रीतकाल को श्रृंगाल काल का नाम किसने दिया? यानी रीतकाल को श्रृंगाल काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया, या फिर नंदूलाल वाजपेयी ने दिया? तो इसका सही उत्तर आपका है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? युगांत रचना पर, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन या फिर चितंबरा? तो सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा रचना पर मिला था। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा पर मिला था। चितंबरा रचना पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पंत जी की उस काव्य ग्रंथि का नाम लिखो। पंत जी की उस काव्य ग्रंथि का नाम लिखो जिसमें उनकी संस्कृत संत दार्शनिक विचारधारा व्यक्त है। तो ये पूछता है कि पंत जी की उस काव्य ग्रंथि का नाम लिखो जिसमें उनकी संस्कृत संत दार्शनिक विचारधारा व्यक्त है। तो लोकायतन है, या पल्लव है, उत्तरा है, या फिर चितंबरा है? तो पंत जी की उस काव्य ग्रंथि का नाम लोकायतन है, जिसमें उनकी संस्कृत संत दार्शनिक विचारधारा व्यक्त है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। यानी कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोहा के नाम से जाना जाता है, या फिर शब्द के नाम से जाना जाता है, साखी के नाम से जाना जाता है, या फिर पद के नाम से जाना जाता है? तो कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि साकेत की नायिका है। तो साकेत की नायिका कौन है? यशोधरा है, उर्मिला है, द्रौपदी है, या फिर राधा है? तो साकेत की नायिका उर्मिला जी हैं। साकेत की नायिका उर्मिला जी हैं। तो साकेत की नायिका कौन है? साकेत की नायिका उर्मिला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1959 ईस्वी में, या फिर सन 1954 ईस्वी में, या सन 1951 ईस्वी में, या फिर सन 1956 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है कि सन 1959 ईस्वी में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सबरहा को माना जाता है, या शरहपा को माना जाता है, या लुटपा को माना जाता है,
या फिर कन्हड़ा को माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन का नाम दिया। हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन का नाम दिया। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन का नाम आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद जी ने जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, या प्रताप नारायण मिश्र जी, या बद्री नारायण चौधरी, या फिर प्रेमचंद्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो थे वो प्रताप नारायण मिश्र जी थे। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी थे, या बद्री नारायण चौधरी, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी जो थे आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी थे, या बालकृष्ण भट्ट जी थे, या राधाचरण गोस्वामी, या बद्री नारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद्र जी, हरिशंकर परसाई जी, या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है, या गोदान है, या गुनाहों के देवता, या फिर चित्ररेखा। तो इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है, क्या है? आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है महावीर धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा किसकी रचना है? विधा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है, उपेंद्र नाथ अयस्क जी की है, यशपाल जी की, या फिर विष्णु जी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर विष्णु प्रभाकर जो है आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचनाकार हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, या फिर यात्रावृत। तो इसका सही उत्तर है आपका आत्मकथा। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा क्या है? संस्मरण है, डायरी है, आत्मकथा है, या फिर यात्रावृत। तो इसका सही उत्तर है आत्मकथा। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदनगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदनगुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद्र, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हैं स्कंदनगुप्त नाटक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है।
मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो जीवन साहित्य, कहानी, डायरी या फिर आत्मकथा? तो इसका सही उत्तर है आत्मकथा। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। तो हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, या बालकृष्ण भट्ट जी, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र? तो इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। आगे जी ने जो है तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? सन 1959 ईस्वी में, या सन 1943 ईस्वी में, या सन 1950 ईस्वी में, या फिर सन 1931 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं कि हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं कौन? देवसन, या फिर बिमल देव, या फिर स्वयंभू, या फिर पुष्पदंत? तो इसका सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू जी हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं कि बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था किसका? सूरदास जी का, या रसखान जी का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का, या फिर बिहारी लाल जी का? तो इसका सही उत्तर है बिहारी लाल जी का। तो बिहारी लाल जी का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। बसुआ गोविंदपुर में बिहारी लाल जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, रुकनता नामक स्थान संबंधित है। रुकनता नामक स्थान संबंधित है किससे संबंधित है? कबीर से, या फिर जयशंकर प्रसाद जी से, सूरदास जी से, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी जी से? तो इसका सही उत्तर है सूरदास जी से। रुकनता नामक स्थान सूरदास जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार जी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर विधानिवास मिश्र जी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर राम बिलास शर्मा? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमुमती कहानी के लेखक हैं। इनमुमती कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अगे, या फिर प्रेमचंद्र? तो इसका सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं इनमुमती कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक थे कौन? बालकृष्ण भट्ट जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बद्री नारायण चौधरी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे कवि वचन सुधा के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक थे। कुटज निबंध संग्रह के लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या राजा लक्ष्मण सिंह जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे कुटज निबंध संग्रह के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो इसका सही भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, या छायावाद युग के, या फिर प्रगतिवाद युग के? तो इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है इसे भी जान लें।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद युग के हैं, या फिर भारतेंदु युग के हैं, या प्रगतिवाद युग के हैं, या फिर द्विवेदी युग के हैं? तो इसका सही उत्तर है छायावाद युग के। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 आता है, 32 को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि माता भूमि के लेखक हैं। माता भूमि के लेखक हैं, ये तो सभी को पता होगा कि माता भूमि के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो माता भूमि के लेखक कौन हैं? माता भूमि के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आंसू किस कवि की रचना है? आंसू किस कवि की रचना है? ये आपको कमेंट में देना है। आपको ये अगर पता है तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आंसू किस कवि की रचना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जब कभी भी हिंदी से संबंधित कक्षा 12 हिंदी से संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुँचे एंड आप फ़ौरन उसे देख लें और अपनी तैयारी को मजबूत बना लें। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।